हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये हमारे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का होम साइंस है, यानी बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस है, जिसमें कि आप लोगों के पेपर का नाम है वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है वस्त्र विज्ञान का परिचय जो है वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय जो है, इस पार्ट के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो बस उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में एक शेयर तो कर ही दीजिएगा। ओके, तो चलिए बातें ना करते हुए हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हर बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका मॉडल पेपर है तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जरूर इसको पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि रोलर छपाई कैसे होती है। सिंपल सी बात है, रोलर छपाई कैसे होती है। अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है एक, आप लोग उस पर भी देख सकते हैं कि रोलर छपाई कैसे होती है। तो रोलर छपाई एक इस तरह से ऐसे रोलर बना हुआ होता है और उस पर ऐसे उभरे हुए फूल हो गए, नमूने हो गए, जो भी चीज़ें होती हैं, दो रोलर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो रोलर होते हैं, उसमें ऐसे उभरे हुए पार्ट होते हैं। तो उसके बीच से कपड़े निकाले जाते हैं, जिससे उस पर क्या होती है, छपाई होती है। और एक जो है पाइप होता है जो कि ऐसे आया हुआ होता है और इस पर कलर आता रहता है रोलर पे, तो कलर उस पर पड़ते जाते हैं, कपड़ा उसके बीच से निकलते हैं। तो जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है वो कपड़ों में निशान पड़ जाता है, इसी को रोलर छपाई कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है रोलर छपाई करने के लिए वस्त्र को रोलर के मध्य से गुजारा जाता है, जिससे उस पर अंकित डिजाइन कपड़े पर छप जाते हैं और विभिन्न रंगों का प्रयोग करने के लिए अलग अलग रोलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग वस्त्रों पर रंगों के डिजाइन उभारे जाते हैं। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक दो बार वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ऊन एवं रेशम पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, क्षारीय जो पदार्थ होता है उनके लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, यानी उससे हानि पहुंचाता है। क्षार के कारण ऊनी रेशा जो होता है वो गल जाता है, साथ ही पीला पड़ जाता है और अपना उसका जो प्राकृतिक एक संदर्भ होता है उसे खो देता है। और रेशम पर भी क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसका भी क्षार का जो हल्का घोर भी रेशम के तंतु को क्या करता है, उसकी जो चमक होती है उसको खत्म कर देता है। तो अगर आपसे पूछता है कि क्षार का रेशम और ऊनी वस्त्रों पे क्या हानि पड़ती है, सीधी सी बात आप लोग बोल सकते हैं कि हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग को टॉपिक भी मिल जाए, वीडियो भी लेंथी ना हो और आप लोग बोर भी ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको कह सकते हैं, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अब आता है फाइब्रिन एवं सिरोसिन क्या है। तो सेवर सी बात है, ये अगर फाइब्रिन और सिरोसिन की बात हो रही है तो ये रेशम की बात कर रही है। ओके, किसका बात हो रहा है, रेशम या सिल्क की हम लोग बात कर सकते हैं कि सिल्क की बात हो रही है। ओके, सिल्क की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो फाइब्रिन क्या है, तो जो इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि रेशम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन युक्त रेशा भी कहते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है, वो फाइब्रिन होती है। और गोंद जो होता है, यानी कि रेशम पे जो गोंद पाया जाता है उसे सेरेसिन गोंद कहा जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशम में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं और गोंद को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है, सेरोसिन क्या होता है, गोंद होता है। तो फाइब्रिन कोकून से जो रेशा खींचकर निकाला जाता है उसे फाइब्रिन कहते हैं। जी नहीं, उसे फाइब्रिन नहीं कहते हैं, यानी कि जो उसमें गोंद होता है, रेशा हम लोग खींच कर निकालते हैं तो उस पर प्रोटीन लगा हुआ होता है, तो जो प्रोटीन होता है उसे ही हम लोग फाइब्रिन कहते हैं। या दोहरे रेशे के रूप में होता है जो कि आपस में गोंद युक्त पदार्थ सेरेसिन से जुड़ा होता है। ये दो होते हैं, यानी कि जो ये कीड़ा होता है रेशम का, उसके नाक में दो छिद्र होते हैं, उन्हीं ग्रंथियों से ये रेशा निकलता है।
और जो गोंद होता है उसी गोंद के कारण ये रेशे आपस में चिपके हुए होते हैं। ओके, या सिरेसिन या गोंद जैसे पदार्थ होता है जो कि रेशम के कीड़ों के मुंह से निकलता है, उसे दोहरा धागा आपस में सटा रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो मैंने लिया है, विभिन्न प्रकार के रेयॉन का नाम बताना है, यानी कि रेयॉन कितने प्रकार के होते हैं आपको बता देना है। तो नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, विस्कोस रेयॉन, कुप्रमोनियम रेयॉन, एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन, ये 4 प्रकार के रेयॉन होते हैं जो कि कृत्रिम रेशा है। अगर रेयॉन आपसे पूछता है तो प्रथम मानव निर्मित ये क्या होता है, आपका रेशा होता है, जो कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका निर्माण किया था। ओके, उसके बाद आता है फीड डॉग का सिलाई मशीन में क्या उपयोग है। फीड डॉग का मतलब होता है जो ऐसे ऐसे करके 2 ऐसे पैर वाले बने होते, नहीं ऐसे करके जिससे कपड़ा आता जाता है, वही होता है फीड डॉग। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो देखिए, सिलाई करते समय प्रेस फुट की मदद से कपड़े को आगे या पीछे फेंकना इसका कार्य होता है। आप लोगों ने देखा है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसे आगे पीछे होता रहता है ना, तो वही इसका कार्य होता है। उसके बाद है मर्सराइजिंग परिसज्जा किन वस्त्रों पर की जाती है। देखिए, मर्सराइजिंग परिसज्जा कपास एवं लिनन पर की जाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि मर्सराइजिंग जो होता है ये किस पे की जाती है। तो ये आपका कपास और लिनन पे की जाने वाली एक परिसज्जा होती है जिसमें कि कास्टिक सोडा की प्रक्रिया से की जाती है। ओके, उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो हमने लिखा है कार्बोनाइजिंग क्या होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊनी वस्त्रों पर की जाने वाली एक परिसज्जा होती है। जब ऊन क्या करते हैं, जब ऊन भेड़ के शरीर से उतारा जाता है तो उसमें जो अशुद्धियाँ लगी होती है कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया से इसको, यानी कि तेजाब या एक तेजाब के घोल से इसकी अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कार्बोनाइजिंग के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऊनी रेशों पर ही किया जाता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप टीजीटी पीजीटी का पेपर देंगे या आप नेट का पेपर भी देंगे एमए के बाद, उसके बाद बीए के बाद एमए करेंगे, तो हर जगह पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, देखिए, सिल्वर फिश वस्त्र पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले जान लीजिए आप लोग, सिल्वर फिश क्या होता है। तो एक प्रकार का ये कीट होता है। क्या होता है, कीट होता है जो कि वस्त्रों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। आप यहीं पे देख सकते हैं कि सिल्वर फिश रेशे को धीरे धीरे खा जाता है जिससे वस्त्र नष्ट हो जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, कीड़ा होता है। ये कीड़े ऊनी वस्त्र पे कालीन, गलीचा आदि को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ओके, उसके बाद आपका मैंने 8 नंबर पे जो क्वेश्चन रखा है वो लिख रखा है कि कपास के तंतु पर फफूंदी एवं कीड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेवर सी बात है, ऊनी है तो हमेशा कहा जाता है, कपास है, सूती वस्त्र है, तो हमेशा सूती वस्त्र में अगर नमी और सीलन रह जाती है तो फफूंदी और कीड़े लग जाते हैं जो कि वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिससे वस्त्र गलकर नष्ट होने लगते हैं या वस्त्रों से दुर्गंध आने लगती है। देखा है कि अगर आप लोगों ने सूती वस्त्रों को ध्यान से देखा होगा, आपके घर में पापा के गमछे होते होंगे, तो जब बरसात होती है तो बरसात के टाइम उसमें हाथ वगैरह पोंछने के बाद उसमें क्या होता है, ऐसे ब्लैक से ऐसे क्या होते हैं, फंगल्स लग जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये फफूंदी होती है जो कि सीलन की वजह से बहुत जल्दी ही जो है सूती वस्त्रों में लग जाती है। ओके, उसके बाद एस्बेस्टेट तंतु की विशेषता बताना है। देखिए, एस्बेस्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो खनिज तंतुओं में हम लोग सबसे ज़्यादा किसको पढ़ते हैं, एस्बेस्टेट को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अर्ध धात्विक तंतु होता है जिसे कि हथौड़े से क्या पीट कर एक पतला सा चद्दर बना दिया जाता है। ठीक है, यह तंतु अज्वलनशील होता है, इसलिए इससे क्या करते हैं, अग्निरोधक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ओके, इन तंतुओं में अत्यधिक तन्यता रहती है जिससे इसके पतले चद्दर खींचे जा सकते हैं या अग्निशयनमान वस्त्र बनाने में उपयोग होता है, यानी अग्निरोधक वस्त्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, उसके बाद है हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें कि 10 नंबर अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। कैलेंडरिंग क्या है। तो कैलेंडरिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये एक बड़े पैमाने पर वस्त्र को इस्त्री करना कैलेंडरिंग होता है, यानी कि जैसे कि हम वस्त्रों को क्या करते हैं,
घरों में प्रेस करके उसको सीधा करते हैं, वैसे ही जब फैक्ट्री से जब क्या कहते हैं करघे से कपड़ा उतरता है तो ये उसका जो रूप होता है कहीं इधर उधर ऐसे भगा हुआ होता है, तो उसको एक बराबर करना, यानी कि उसमें जो सिकुड़न वगैरह होती है उसको एक ले में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कैलेंडरिंग कहते हैं। यानी एक बड़े पैमाने पर प्रेस करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही कैलेंडरिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो कैलेंडरिंग एक आधारभूत परिसज्जा या प्रक्रिया उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार हम घर में वस्त्रों पर इस्त्री करते हैं। बड़े पैमाने पर इस्त्री करने की प्रक्रिया कैलेंडरिंग कहलाती है। प्रक्रिया से वस्त्रों पर चमक आती है। ओके, क्या होती है इस प्रक्रिया से वस्त्रों पर चमक आती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।